अब हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा आर्टिकल 13, जिसके अंदर हम डील करेंगे आर्टिकल 13 क्लॉज 1 और उसके बाद दो डॉक्ट्रिन्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। फिर उसके बाद में आर्टिकल 13 क्लॉज 2, क्लॉज 3 और क्लॉज 4। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं कि हमारा आर्टिकल 13 किस तरह दिखता है। देखिए, ये है पूरा आर्टिकल 13। अब समझते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 1 को। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 डील करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के साथ, यानी कि वो लॉज जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आने से पहले के हैं। तो ये बताता है कि जो भी लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के पहले का है, अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है तो वो वॉइड होगा, और ये लॉज वॉइड होते हैं, ना कि वॉइड एब इनिशियो। इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए, ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है वो एक लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले का। फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो इसका कुछ पार्ट फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करने लगा। तो अब जितना पार्ट सही है जो कि फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर रहा उसको वैलिड माना जाएगा, और जो कि वॉयलेट कर रहा है उसको वॉइड माना जाएगा। अब बढ़ते हैं डॉक्ट्रिन की ओर। पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवेबिलिटी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवेबिलिटी का मतलब होता है सेपरेशन। ये हमें बताता है कि अगर कोई लॉ वॉयलेट करता है पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि है फंडामेंटल राइट्स का पार्ट, किसी भी लॉ का वो पार्ट को सेपरेट कर दिया जाएगा और उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और अगर वो लॉ ही कुछ ऐसा है कि उसका वैलिड और वॉइड पार्ट सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, तो पूरे स्टैट्यूट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसमें एक केस लॉ है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 की। इसमें यह हुआ था कि एक आदमी को अरेस्ट कर लिया गया था पुलिस द्वारा सेक्शन 14 ऑफ प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट 1950 को यूज करते हुए। तो इसमें उसको बिना बताए कि उसका गुनाह क्या है, फिर उसने इस एक्ट को चैलेंज किया कि सुप्रीम कोर्ट में कि ये एक्ट उसके आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी को वायलेट कर रहा है। जो सेक्शन 14 था प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट 1950 का, उसमें लिखा था कि पुलिस ये डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि किस वजह से इस इंसान को पकड़ा गया है। तो फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि सेक्शन 14 वायलेट कर रहा था फंडामेंटल राइट्स को, इसीलिए फिर उस एक्ट के सेक्शन 14 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि एज पर आर्टिकल 22 जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसे बताना चाहिए पुलिस द्वारा कि आखिर उसको किस जुर्म में पकड़ा गया है, अरेस्ट किया गया है। अब है सेकेंड डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। तो इक्लिप्स का मतलब होता है कटिंग ऑफ इट्स लाइट या इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं ग्रहण लगाना। ये डॉक्ट्रिन बताता है कि सारे लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए, और अगर कोई स्टैट्यूट या लॉ इनकंसिस्टेंट है तो उसे वॉइड माना जाएगा, लेकिन वो पूरी तरह से डेड नहीं माना जाएगा जब तक कि पार्लियामेंट उसे एबॉलिश ना कर दे। वो स्लीपी जैसे ट्रीट किया जाएगा। अब बढ़ते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 2 की ओर। तो ये क्लॉज डील करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के साथ, यानी कि उन लॉज के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद बने हैं। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 प्रोहिबिट करता है स्टेट को कि वो कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो वॉयलेट करता हो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, और अगर स्टेट ऐसा कुछ करती है तो उस लॉ को अल्ट्रा वायरस या वॉइड माना जाएगा, जितना पार्ट फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहा है। जो भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद बन रहा है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है तो उसे वॉइड माना जाएगा, और ये डिक्लेयर करेंगी हमारी कोर्ट, यानी कि कोर्ट का डिसीजन नेसेसरी है, ज़रूरी है। अब क्वेश्चन आता है कि लॉ यानी क्या होता है। तो ये बताया गया है आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में कि लॉ के अंदर आएंगी ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेज इंडिया के टेरिटरी के अंदर। साथ ही में जो लॉज लेजिस्लेचर बनाती है या कोई दूसरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इंडिया के टेरिटरी के अंदर। अब लास्ट है आर्टिकल 13 क्लॉज 4। इसमें ये लिखा है कि इस आर्टिकल में जो भी लिखा है वो अमेंडमेंट पर अप्लाई नहीं होगा अंडर आर्टिकल 368, यानी कि इस आर्टिकल का इफेक्ट अमेंडमेंट पर नहीं होता, और ये क्लॉज ऐड किया गया था बाय 24th अमेंडमेंट एक्ट। सो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। सी यू इनटू द नेक्स्ट वीडियो।